हाई रेट्स भी रहेंगे। गौरी, आपके हिसाब से अगर न्यू रिजिम को आकर्षक बनाना तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जो स्लैब्स हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर डिडक्शंस ले आए या कुछ और किया बदलाव तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आम जनता है वो दोनों स्लैब रेट्स में ही उलझी हुई है कि हम ओल्ड लें न्यू लें, कौन सा बेटर है, उनको अभी यही नहीं समझ आ रहा। अब इसमें अगर हम ऐसे चेंजेस करेंगे कि इसमें चलो हम आपको 80C तो दे देते हैं, 80D तो दे देते हैं, बाकी नहीं देते, तो कंफ्यूजन मुझे लगता है और बढ़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है लेकिन होना चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो स्लैब रेट है वो थोड़ा सा और कम हो जाना चाहिए। जैसे हर 2.5 लाख पे 5% का गैप है, तो हर 2.5 लाख पे या तो 2.5% का गैप हो जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है। मुकेश जी से समझ, मुकेश जी, न्यू टैक्स रिजिम को आकर्षक बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये मानता हूं कि न्यू टैक्स रिजीम हमारे सेटअप में उसका मैं इतना रेलेवेंस नहीं देखता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो। और ये ओल्ड वर्सेस न्यू में यू आर नाइदर हियर नॉर देयर। मैं ये मानता हूं कि अब इन्होंने ट्राई कर लिया इतने सालों में कि भाई ये हमने न्यू रेजिम को, और मैं ये ज़रूर कहूँगा इट्स नॉट अ फ्लॉप बट सर्टनली इट हैज़ नॉट बीन अ हिट। तो जो उनका नज़रिया था, और इसमें आपने क्या है कि हर बार आपने ये छुट्टी भी दे रखी है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो ओल्ड में जाइए, न्यू में जाना चाहते हैं न्यू में जाइए। तो ये जो अवढव में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं गौरी से एग्री करता हूँ। सो इन माय ओपिनियन एक बार आपने ये ट्राई कर लिया, यू शुड मेकअप योर माइंड। और मैं कहता हूँ हमारे पूरे सेटअप के लिए एजुकेशन, हाउसिंग, मेडिकल रिलीफ, ये सब चीज़ों पर जो फोकस होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द ओल्ड स्कीम। हालांकि मेरा जो आपने सुझाव दिया कि एक बार जिसने डिसाइड कर लिया उसको डिसाइड कर देना चाहिए, उस पर वापस लाने के पीछे हटने का जो दरवाजा खुला रहता है उससे कुछ कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि मेरी राय इसमें यह है कि हम लोग जिस मानसिकता के लोग हैं कि नए चीज़ों को अपनाने में थोड़ा सा हिचकते हैं। जब पुरानी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं तो कहते चलने रहने दो, नई चीज़ों को तभी अपनाएंगे जब ये लगे चलो नई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर हम वापस पुराने पे आ जाएंगे। तो जब पुराने पे आप वापस आने का रास्ता बंद हो जाएगा तो नए के प्रति लोगों का आकर्षण शायद और कम ना हो जाए। खैर ये मेरी अपनी राय है। कोहली साहब, मेरा ये कहना है कि जब हम लोगों ने एक शो भी किया था जिसमें ये किया था कि किसको नए रेजिम में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, तो हम लोगों ने पाया कि एक तय सीमा तक सैलरी पाने वाले लोगों के लिए अगर नए में जाते हैं तो उनका जो टैक्स की देनदारी वो बढ़ जाती है। अब जो मेरे जानकारी है वो है कि सरकार कोशिश ये करना चाहती है या फिर करना भी चाहिए कि आप टैक्स की देनदारी दोनों पे बराबर रखिए, तभी लोग न्यू में आएंगे। अब न्यू के मुकाबले ओल्ड में टैक्स की देनदारी अगर बहुत कम होगा तो लोग नहीं आएंगे न्यू में। तो इसको करने के लिए टैक्स की देनदारी बराबर रहे, लोग आकर्षित हों, क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप हमें ज्यादा हिमायती दिखते हैं न्यू टैक्स रिजिम के। बिल्कुल, मुझे लगता है लक्ष्मण के जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि समन्वय मुझे कहीं बीच में लगता है, एक एक्सट्रीम है दूसरी एक्सट्रीम है। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर आप हाउसिंग लोन की डिडक्शन है, अब हाउसिंग लोन की डिडक्शन आप अगर ओल्ड छोड़ते हैं और आपने तो मकान लिया है 15-20 साल का आप लोन देते हैं और आपने इसी इंसेंटिव से लिया था आपने, अब आप ओल्ड न्यू में चले जाते हैं तो आपका तो सारा वो हाउसिंग लोन लेना ही एक तरह से बेकार हो जाता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे समन्वय बीच में इसलिए लगता है कि मुझे लग रहा है न्यू रेजीम सुदृढ़ बनाई जाएगी और कुछ डिडक्शंस जो ओल्ड में मिलती हैं वो अब नई में दी जाएंगी। तो ये मैं बीच में जो कह रहा था, बीच का मतलब यही है कि आप ओल्ड मत छोड़िए, न्यू पे पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही तो न्यू को ही लुभावना बनाया जाएगा जिससे ज्यादा लोग न्यू की तरफ जा सके, ओल्ड को छोड़ सके। क्योंकि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन मुझे लग रहा है लक्ष्मण इस सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट एक ध्येय है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस टैक्स को सरल करने की पूरी कोशिश सरकार करेगी इस बजट में। और अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे जिसकी मांग सबसे ज्यादा हो रही है, वो यह है कि 2.5 लाख इनकम टैक्स छूट की सीमा को क्यों सरकार पकड़ कर बैठी है, उसको क्यों नहीं बढ़ा रही है, इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच
और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी। इन 3। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी ये है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ कैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया, उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है, तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बारीकी है, और ये भी एक्चुअल केसेस बहुत सारे हुए कि क्लबिंग का प्रोविजन वहां लागू नहीं होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल। बजट स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस शो में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि सरकार को, टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इस बजट में। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। गौरी चड्ढा, शरद कोहली साहब हैं, मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश जी आपके पास चलूंगा मैं। एक हमारे दर्शक ने कहा भी, आपने शो के शुरुआत में सुना भी होगा कि 2.5 लाख के को पकड़कर सरकार क्यों बैठी है, 2.5 लाख की सीमा क्यों नहीं बढ़ा रही है? महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों की आमदनी कम हो जा रही है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, तो आप इस 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में हैं? मैं ये 2.5 लाख को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना चाहिए कि रिबेट जो है, जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है अभी 5 लाख का, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमारे जो रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स, माना जो 5% के बाद सीधा 20% का जंप आता है, उसको रैशनलाइज करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? सरकार ये चाहती है, और ये बिल्कुल सही इसका नजरिया है, कि वी डू नॉट वांट टू रिड्यूस और मेक द टैक्स बेस स्मॉल, क्योंकि रिटर्न्स भरेंगे। आज समझिए करीब 7.5-8 करोड़ आईटीआर भरते हैं पूरे देश की इतनी आबादी में भी, तो ये रिटर्न्स कम हो जाएंगे। फिर अब रिटर्न नहीं भरेंगे तो यू विल नॉट हैव ट्रैक, जो सरकार का पूरा इनसाइट का प्रोजेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। और हर एक देश में रिटर्न्स भरने वालों की संख्या होनी चाहिए। तो और ये 2.5 से 5 करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है? केवल 12,500 रुपये का, और वो करोड़पति को भी मिलता है। तो इसकी जगह ये 12,500 का फायदा अगर आप रिबेट में ही उसको इनबिल्ट कर लें तो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। और जिसको जरूरत नहीं है उसको आप नहीं देके भी अच्छा काम कर पाए। ठीक है, कोहली साहब आप सहमत है इससे कि नहीं बढ़ाना चाहिए 2.5 लाख की सीमा? देखिए लक्ष्मण, 7 करोड़ के करीब रिटर्न्स आई, और असल में टैक्स 1.5 करोड़ लोगों ने दिया। तो इसको देखते हुए सरकार को ये लगता है भाई पहले ही 130-40 करोड़, हम शायद इस साल दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड हो जाएं, तो 130-40 करोड़ में कुल 7 करोड़ रिटर्न्स आती है, टैक्स देने वाले कुल 1% रह गए, मोटा मोटा आप देखिए। तो मुझे लगता है 2.5 लाख बढ़ाने पर, इसमें समस्या ये है कि आप जो 2.5 लाख से बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाना? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो लोग हैं, हालांकि उनकी गिनती बहुत कम है, और उनसे आप मैक्सिमम टैक्स 12,500 ले सकते हैं, जो अभी मुकेश भाई ने बताया। तो मुझे लग रहा है कि टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए और कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख वालों के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं पड़ता है, और आप 87A का जो रिबेट है वो रिबेट आपको वैसे ही मिल जाता है। तो मैं इसको बढ़ाने का मतलब कोई फायदा नहीं है, एक सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए जो 5 लाख से नीचे के हैं। मुझे लग रहा है टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए सीरियसली सरकार को कदम इस समय उठाना चाहिए। आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए मेरा भी व्यू सेम है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन रिबेट
अगर बढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगी कि हम ज्यादा उम्मीद ना रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद एक इंटरिम बजट भी आना है। और अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछली बार भी इंटरिम बजट में पीयूष गोयल जी ने रिबेट को बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि ये इंटरिम बजट में इस साल ज्यादा राहत देंगे रादर देन कि इस बजट में आपको राहत मिले। गौरी ने पहले ही सेफगार्ड ले लिया कि इस बार अगर कुछ निराशा हाथ लगे तो निराश मत होइएगा, एंटी बजट से उम्मीद बना के बैठ जाइएगा, शायद वहां पे कुछ आपको मिल सकेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत ही बेशकीमती सिफारिश देने के लिए। तो ये हमारी तरफ से, हमारे टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से अपेक्षाएं हैं, जो हमारे दर्शक उनकी अपेक्षाएं कि सरकार बजट में टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए ये कदम उठाने पर विचार करे। खैर, बजट पेश होगा तो देखते हैं कि वित्त मंत्री इन सुझावों पर कितना अमल कर पाती हैं। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।